अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। ऐसे नए हालात पैदा करते हैं जिनके अंदर आप उलझ जाते हैं और आप उसके अंदर फंस जाते हैं। इस वक्त मशरक़ वस्ता की सियासत में कुछ इसराइल की ऐसी ही सूरत हाल है। इसराइल अपनी कामयाबी का शिकार हो चुका है। अब आप सोचते होंगे हमारा पाकिस्तानी भाई वाशिंगटन से बैठ के किस तरह की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, यहाँ इतनी ताकतवर एपैक है, यहाँ इतना खर्चा है, इतना कंट्रोल है सहूनी लॉबी का, ये किस किस्म की बात कर रहा है? पागल हो गया, भंग पी भी है, पता नहीं क्या हो गया। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ना पागल है, ना भंग है, ना शराब पी भी है। इसके पीछे एक लॉजिक है जिसे अभी बहुत कम लोग जो हैं वो अंडरस्टैंड कर सके, और हम भी अपना दिमाग लगा के उससे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आज आप इसकी नोट टेकिंग करें, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इसराइल किस चीज़ के अंदर फंस चुका है। लेकिन इसराइल के अलावा मेरे सामने पाकिस्तान की भी सिचुएशन है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की, जहां खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने बिलाखिर अपना पूरे साल का बजट पेश कर दिया है, जहां पे और बहुत सी इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। मुझे मौका मिला तो मैं हिंदुस्तान और अमेरिका के बदलते हुए जो सिक्योरिटी डायनामिक्स हैं, जहां इंडो पैसिफिक का नाम बदल के अब पैसिफिक कमांड दोबारा से कर दिया गया, अगर मुझे मौका मिला तो मैं इसको जिक्र करूंगा। अदरवाइज पैट्रियन के पेजेस के ऊपर मैं इसके बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन रिटन एंड वीडियो की शक्ल में आपके साथ शेयर करूंगा। एक चीज़ का मैं ज़रूर जिक्र करना चाहता हूं कि बरतानिया में गुज़िश्ता 24-36 घंटों में एंडी बर्नहम, जो एक बड़े पॉपुलर लेफ्ट के पॉलिटिशियन हैं, जो पहले ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर रह चुके हैं, उनकी जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में कामयाबी हुई है, उसके बाद बहुत ज़्यादा ये महसूस किया जा रहा है, ख़तरा है कि लेबर पार्टी के बैक बेंचर्स प्राइम मिनिस्टर केयर स्टार्मर को मजबूर करेंगे कि वो रिज़ाइन कर दें, और ये तब्दीली बरतानिया के अंदर सितंबर तक हो सकती। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है पाकिस्तानी सोचने वालों के लिए, खा वो बरतानिया में हो खा पाकिस्तान के अंदर हो, मैं वो आपको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन बात का आगाज़ हम करते हैं लेबनान से, इसराइल से, मशरक़ वस्ता से और ईरान से। सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंडेबल है, मतलब जैसे कि हम कर चुके हैं पिछले 2 वीलॉग्स में जिक्र, कि जो टॉक्स होनी थी जेनेवा से कुछ फासले में स्विट्ज़रलैंड में, वो नहीं हो सकी अमेरिका और ईरान के दरमियान में, जो टेक्निकल नेचर की टॉक्स थी। लेकिन इसका क्या मतलब है कि अब अमेरिका और इसराइल के दरमियान में, जो अमेरिका और ईरान के दरमियान में जो एग्रीमेंट था, वो सारा का सारा लटक गया है और इसराइल इसमें कामयाब हो गया। हरगिज़ ऐसा नहीं है, इसके बड़े कम चांसेस हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा क्यों। देखिए, अभी तो अमेरिका ने लेबनान में सीज़ फायर करवा दिया है, लेकिन इसराइली डिफेंस फोर्सेस वहीं हैं, और इसराइल की हुकूमत जो है वो कह रही है कि हमारी फोर्सेस जो हैं वो लेबनान से विड्रॉ जो है वो नहीं करेंगी। और अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखिए कि इस वक्त अगर आप इसराइल के अखबार देखेंगे, अमेरिका के अखबार देखेंगे, रॉयटर खबर रसा एजेंसी को पढ़ेंगे, तो वहाँ पे एक चीज़ आपको लिखी हुई मिलेगी कि 2 मार्च को इसराइल ने हमला कर दिया सदर्न लेबनान पे, क्योंकि उससे पहले हिजबुल्लाह ने इसराइल के ऊपर हमला किया, या रॉकेट्स फेंके। आपको याद होगा, आप में से जो लोग बाकायदगी से मेरा प्रोग्राम देखते हैं, कि मैंने आपको बाकायदा स्क्रीन शेयरिंग की थी, कि हेडलाइंस दिखाई थी कि कैसे जनवरी और फरवरी के दरमियान में इसराइल के अखबारों में, यरूशलेम पोस्ट के अंदर और हारत्ज़ के अंदर, ऐसी इंटेलिजेंस लीक से खबरें छप रही थीं कि बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत ने पूरी तैयारी कर ली है कि उन्होंने फरवरी में, ईरान की जंग हो ना हो, फरवरी में उन्होंने हमास को ठिकाई करनी है, हमास का उन्होंने फिक्स करना है, और लेबनान पे हमला किया जाएगा, और लिटानी रिवर तक जितना भी सदर्न लेबनान है उस पर कब्जा कर लिया जाए। इस वक्त लोगों को, रिपोर्टर्स के जो स्टोरीज़ लिखते हैं, उनको वो बात भूल गई है। लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इसराइल की इस्टेब्लिशमेंट ने, बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत ने लेबनान का कार्ड खेलने का फैसला अगेंस्ट ईरान, अगेंस्ट अमेरिका पहले से किया हुआ था। यानी उन्होंने ये डिसाइड किया हुआ था कि हम लेबनान को यूज़ करेंगे और ऐसी सूरत हाल पैदा कर देंगे कि ईरान अमेरिका की जंग जो है वो ना ख़त्म हो सके। अब इसमें देखिए ये कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है, अब जो मैंने चीज़ बताई है, अब इससे आगे कनेक्ट करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की टीम, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खुद से, उनकी टीम में वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, और उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर, सेक्रेटरी डिफेंस जो हैं पीट हेग्सेथ जो हैं, उनकी अगर पिछले 3-4 दिन की आप स्टेटमेंट्स देखें तो आपको क्लियर नज़र आता है कि वो फ्रस्ट्रेटेड भी हैं इसराइल से बहुत ज़्यादा, और वो ये अच्छी तरह से समझते हैं, समझते तो खैर हैं ही, अमेरिकी इंटेलिजेंट है हमेशा से, बेवकूफ़ तो कोई नहीं है, लेकिन अगर वो समझते हैं तो पहली दफ़ा वो कह भी रहे हैं कि इसराइल हमें ब्लैकमेल कर रहा है अगेंस्ट द बेस्ट अमेरिकन इंटरेस्ट एट द मोमेंट। और इंटरेस्ट उनके अमेरिका की स्टेट के तो जो इंटरेस्ट हैं ही हैं, लेकिन उनके सियासी इंटरेस्ट हैं, क्योंकि आगे अमेरिका अब इस वक्त एक मिड टर्म्स की तरफ जा रहा है, कांग्रेस के मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जा रहा है, और इस स्टेज पे अमेरिकन नहीं चाहते, रिपब्लिकन पार्टी नहीं चाहती कि इसराइल की वजह से उनका रास्ता या उनकी सियासत जो है वो मुतासर हो। इसकी वजह से ईरान और यूएस टॉक्स में वापस आना ही आना है। मिड टर्म के बाद जो कुछ होगा मैं कह नहीं सकता, लेकिन टॉक्स में वापस आना है। अब ये जो लेटेस्ट हुआ है लेबनान में, इसमें थर्सडे की रात में इसराइल ने ये कहा कि उनके 4 इसराइली डिफेंस फोर्सेस के सिपाही जो हैं वो लेबनान में हिजबुल्लाह के हाथों मारे गए। उसके जवाब में उन्होंने एयर स्ट्राइक्स की, तकरीबन 80 से ज़्यादा, 80 या 100 के दरमियान में, जिसमें उन्होंने 47 लोगों को उन्होंने हलाक कर दिया अक्रॉस लेबनान।
चंद दिन पहले जब डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस में थे, वर्साई में थे, कहाँ पे थे, तो उन्होंने रिपोर्टर्स के साथ बात करते हुए ये कहा था कि बड़ा अनरीजनेबल एटीट्यूड है इसराइल का, बड़ा गलत एटीट्यूड है, रिएक्टिव एटीट्यूड है कि अगर कोई दो ड्रोन स्ट्राइक कहीं पे हो जाती है, कहीं ड्रोन गिर जाता है, तो ये बैरूत में जाके या लेबनान के अंदर बेतहाशा बिल्डिंग्स को टारगेट करते हैं। ये इंसैनिटी जो है वो नहीं होनी चाहिए। जब आप देख रहे हैं कि टोन एंड टैनर जो है वो अमेरिका के पॉलिटिशियंस की कैसे चेंज हो रही। अब इस स्टेज पे गुज़श्ता 24 घंटे में इसराइल के 3 जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं बेज़लेल स्मोट्रिच, जो उनके नेशनल सिक्योरिटी के मिनिस्टर हैं इतमर बेन गवीर, और जो इसराइली डिफेंस मिनिस्टर है इज़राइल कैट्स, उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत ही रिएक्शनरी हैं। फॉर इंस्टेंस इतमर बेन गवीर की जो स्टेटमेंट यह है कि अगर एक इसराइली मरेगा तो 100 हम लेबनानियों को मारेंगे, अगर एक हमारी माँ को धचका पहुँचेगा तो हम पूरे लेबनान को आग लगा देंगे, 1000 दफ़ा लेबनान जलेगा एंड सो ऑन। ये सब चीज़ें जो हैं ये वाशिंगटन के अंदर इसराइल के बारे में बहुत नेगेटिव फीलिंग जो है वो पैदा कर रही हैं। और अच्छा, एक इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ये भी देख लें कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो हैं वो खुद अपने होने वाले मुमकिन इलेक्शन में उनको डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्ट चाहिए ताकि वो इस इलेक्शन को जीत सकें। और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के अंदर भी बड़े पॉपुलर है, तो इसराइल के राइट में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बेंजामिन नेतन्याहू कुछ भी करे, वो इस स्टेज के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के दरमियान में जो एक एग्रीमेंट हुआ है उसका रास्ता रोक नहीं सकेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने शुरू में एक जुमला बोला बहुत ही ड्रामेटिक अंदाज से कि इसराइल इज़ अ विक्टिम ऑफ इट्स ओन सक्सेस, वो मैं क्यों कह रहा हूँ। देखिए उसकी वजह ये है, उसकी एक बिगर पिक्चर हमें देखनी पड़ेगी। बिगर पिक्चर ये है कि इसराइल का और अमेरिका का जो स्पेशल रिलेशनशिप है इसने डेवलप करना शुरू किया बहुत तेज़ी से 1967 की जो अरब इसराइल जंग थी उसके बाद। 1948 से 1967 के दरमियान में अमेरिका का इसराइल के साथ कोई बहुत ज़्यादा क्लोज स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप नहीं था। रिलेशनशिप अगर इससे पहले था तो बरतानिया का था, रिलेशनशिप था तो फ्रांस का था, रिलेशनशिप और ताकतों का। 1967 की जंग में इसराइली बहुत बहादुरी से लड़े। उन्होंने सिंगल हैंडेडली अरब जो रियासतें थी, एक से ज़्यादा, इजिप्ट, सीरिया, इराक, उन सब के उन्होंने परखच्चे उड़ा दिए और वाकई बहुत बहादुरी से लड़े। इसराइलियों को अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट ने, मीडिया ने, इंटेलिजेंसिया ने, स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी ने देखा कि इसराइलीज़ जो हैं वो कॉम्पिटेंट हैं, बहादुर हैं, एफिशिएंट हैं, इफ़ेक्टिव हैं, ये हमारा घोड़ा है। अच्छा, हम घोड़ा है अगेंस्ट व्हाट? बिकॉज 1948 के नकबा जो पैलेस्टाइन इसराइल की जंग थी उसके बाद से 1967 के दरमियान में जितनी नई अरब रियासतें खड़ी हुई, आज़ाद हुई पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड ऑर्डर में, इजिप्ट, सीरिया, इराक, लिबिया, ये सारी की सारी जो हैं इनका झुकाव सोवियत यूनियन की तरफ था। ये एक तरह से फॉर्मर सोवियत यूनियन की क्लाइंट सैटेलाइट स्टेट्स थी जो उनसे असला लेती थी, ट्रेनिंग लेती थी, सोवियत मिलिट्री एडवाइजर्स इनके अंदर बैठे हुए थे। वो ज़माना था कोल्ड वॉर का जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के दरमियान में मशरक़ वस्ती में बालादस्ती और डोमिनेशन की एक जंग जारी थी। उस डोमिनेशन की जंग के अंदर इसराइल को एक स्ट्रेटेजिक एलाय के तौर पे देखा गया। उसका जो मेंटल इनर्शिया है उसने उसके बाद भी कंटिन्यू किया। सोवियत यूनियन के अर्ली 1990s में कोलैप्स हो गया। आहिस्ता आहिस्ता जितनी सोवियत स्टेट्स थी वो सारी वाइप आउट होती चली गई। माइंड में रखिए कि सऊदी अरेबिया कभी भी सोवियत क्लाइंट स्टेट नहीं था, वो हमेशा से एक प्रो अमेरिकन बैलेंस स्टेट था दरमियान में। और सऊदी अरेबिया की अपनी आगे से क्लाइंट स्टेट थी, बहरीन, कुवैत, सब कुछ ये सोवियत जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में ये नहीं आते थे। जो आखिरी सोवियत स्टेट्स थी वो पहले सदाम हुसैन का इराक था, उसके बाद सीरिया था, वो 2012, 15, 16 में, और आपने देखा कि 2022 में सीरिया भी फारिग हो गया। जब इराक फारिग हो गया, सीरिया फारिग हो गया और सोवियत यूनियन का सारा जोन ऑफ इन्फ्लुएंस रशिया का मशरक़ वस्ती से ख़त्म हो गया और मशरक़ वस्ती में जो अरब स्टेट्स बचीं वो सऊदी अरब है, वो बहरीन है, वो कुवैत है, वो ओमान है, वो मुत्तहिदा अरब इमारात है, वहाँ पर इजिप्ट है, वो सारे के सारे खुद भी अमेरिका ही की क्लाइंट स्टेट्स हैं, वो अमेरिका ही की तरफ हैं। सोवियत यूनियन, रशिया वहाँ पे बचा ही नहीं। ईरान के साथ दरमियान में सिर्फ एक झगड़ा है। ये इसराइल की बड़ी कामयाबी है कि इसराइल ने अपने सारे अरब दुश्मन जो थे उन्हें ख़त्म कर दिया। लेकिन जब दुश्मन बचा ही नहीं है तो इसराइल की कोई अब स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी अमेरिका के लिए नहीं बची है। एक इंटेलेक्चुअल हैंगओवर है अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर जिसमें फॉर्मर जो प्रेसिडेंट थे, जो बाइडन, उनकी मशहूर स्टेटमेंट लोग दोहराते हैं। उन्होंने कहा था कि इसराइल हमारे लिए इतना ज़रूरी है कि अगर इसराइल एग्जिस्ट ना करता होता तो हमें इसराइल क्रिएट करना पड़ता। बहुत से सेनेटर, कांग्रेसमैन जिनको ऊपर एपैक ने पैसा लगाया है वो भी इसी किस्म की बातें करते हैं।
لیکن حقیقت چھپ نہیں سکتی پروپیگنڈے سے. پروپیگنڈے کا جو سارا کا سارا اثر ہے وہ 2023 کی غزہ کی جنگ اور اب ایران کی جنگ کے نتیجے میں فریکچر ہو گیا ہے. اس کے نتیجے میں لوگ ایک ڈفرینٹ قسم کی صورتحال دیکھ رہے ہیں جس میں وہ اسرائیل کو انکریزنگلی امریکن پولیٹیکل کلاس اپنے لیے ایک نیوسنس کے طور پہ دیکھ رہی ہے جس کا لینا دینا کچھ نہیں ہے. وہ ان کا کچھ سرو نہیں کر سکتے. اگر ایران کے ساتھ نارملائزیشن ہو جاتی ہے تو سعودی عرب، بحرین، کویت، متحدہ عرب امارات، عمان، ایجپٹ پہلے ہی امریکن بلاک کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں. تو اسرائیل کس چیز کا اسٹریٹجک ایلائی ہے وہاں پہ؟ یہ وہ چیز ہے جو بہت تیزی سے ڈیولپ کر رہی ہے اور آنے والے ہفتوں مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت کھل کے یہ صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. اب چلتے ہیں پیارے پاکستان کی طرف، جہاں گزشتہ 24 گھنٹے میں خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر اور ان کی حکومت سہیل آفریدی نے اپنا جو بجٹ ہے تقریباً 2.1 خرب کا انہوں نے بجٹ پیش کیا. یہ ایک خسارے کا ڈیفیسٹ بجٹ ہے جس میں 48 بلین روپے کا اس میں خسارہ ہے. سو انہوں نے سرپلس بجٹ یہاں پہ پیش نہیں کیا. پورے سال کا بجٹ پیش کیا. بہت زیادہ لوگ توقع کر رہے تھے کہ وہ ان کو کہا جائے کہ آپ بارگین کریں، لیوریج کریں فوجیوں کے ساتھ، جرنیلوں کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور آپ 3 مہینے کا 2 مہینے کا بجٹ پیش کریں جو آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کے تحت وہ کر سکتے تھے، لیکن وہ نہیں کر سکے. اچھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ گزشتہ چند ہفتوں سے بہت سے ہمارے دوست، اچھے دوست جو ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، وہ مسلسل بڑی مایوسی کا اظہار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سہیل آفریدی نے عمران خان کے لیے کچھ کیا نہیں. وہ عمران خان کو کے ساتھ کمیونیکیشن کر سکتے تھے، شاید ان کو ڈیالہ جیل سے باہر نکال سکتے تھے. ان کو عمران خان نے مینڈیٹ دیا تھا کہ وہ ایک عوامی تحریک رن کریں، لیکن سہیل آفریدی ایسی عوامی تحریک جو ہے وہ رن نہیں کر سکے. میں آپ کو پہلے جو اگلا کامنٹ کرنے والا ہوں اس سے پہلے بتاؤں کہ میں پرسنلی طور پہ سہیل آفریدی سے بڑا ڈس اپوائنٹڈ ہوں، اور میرا ڈس اپوائنٹمنٹ بڑی پرسنل نیچر کی ہے. اتنی پرسنل بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب جنوری کی 2 تاریخ کو مجھے، صابر شاکر کو، بیرسٹر شہزاد کو، عادل راجہ کو اور حیدر مہدی کو ڈیجیٹل ٹیررز کا ہمارے خلاف جو ہے فیصلہ سنایا گیا، تو میں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو مختلف قانون دان ہیں، مطلب خیبر پختونخوا کے اگر ایڈوکیٹ جنرل ہیں، کوئی لیگل کمیٹی کے لوگ ہیں، کوئی اور لوگ ہیں جو مطلب مشہور وکیل ہیں، یہ پچھلے ایڈوکیٹ جنرلز وغیرہ ہیں جو اب نہیں بھی ہیں، تو اس قسم کے لوگ، فارمر اٹارنی جنرل وغیرہ پاکستان کے، کچھ نے کہا بھی، لیکن کوئی میرا خیال تھا کہ یہ لوگ اسٹیٹمنٹس دیں گے کہ یار یہ کتنا بے تکا فضول ڈیسیجن ہے. 80 سال کی سزائیں سنا دی ہیں آپ نے صحافیوں کو صرف بولنے کے اوپر، اور ان کو ڈیجیٹل ٹیررسٹ بنا دیا ہے، اور یہ کھلم کھلا ایک ریاستی بدماشی ہے. لیکن کسی نے کوئی خاص، میرا خیال ہے منصور صاحب کے علاوہ، یہ 1-2 لوگوں کے علاوہ، انور منصور کے علاوہ کسی نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی. تو میں نے سہیل آفریدی صاحب کو ایک میسج بھجوایا، ریکویسٹ کی کہ بھئی آپ کی جو لوگ لیگل، جن کے پاس کوئی ٹائٹل لگا ہوا ہے، کم از کم کچھ لوگ ہمارے لیے اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں تاکہ ہم یہاں پر گوگل کو، مجھے پتا تھا کہ یہ گوگل کے ہماری جو اپروچ اور ہماری جو ریچ ہے اسے کم کرنے کے لیے مزید اس کو استعمال کیا جائے گا، ورنہ ٹیررسٹ کے ساتھ ڈیجیٹل ٹیررسٹ لگانے کی تو کوئی ضرورت بنتی نہیں ہے. تو میں نے ان سے ریکویسٹ ان کو بھجوائی اور مجھے کئی دن تک جواب نہیں ملا تو پھر یہ کہ بھئی آپ ہمیں بتائیں کہ کیا کرنا ہے، لکھ کے دے دیں. تو میں نے اپنے تو سوچا کہ سہیل آفریدی بیسکلی طور پہ بڑے انکمپیٹنٹ کے ہیں، انکمپیٹنٹ شخص ہیں جن کو عمران خان نے چیف منسٹر تو بنا دیا ہے، لیکن ان کو پالیٹکس کی ABC نہیں آتی، اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے. جب سہیل آفریدی کو عمران خان نے چیف منسٹر بنایا بھی تھا تو بھی میں نے اس قسم کا کامنٹ کیا تھا، اور بعد میں نے کہا کہ میں نے بعد میں ان کی تعریفیں بھی بڑی کی. لیکن جنوری میں ان سے بڑا ڈس اپوائنٹڈ. لیکن ڈس اپوائنٹمنٹ میری اپنی، میں نے آپ کو بتا دی کس چیز کی ڈس اپوائنٹمنٹ تھی. ڈس اپوائنٹمنٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیٹ شوڈ اسٹارٹ انٹرفیئرنگ ود مائی پولیٹیکل انالیسس آن دی ایشو، بیکاز وہ میری اپنی ایگو سے اس کا تعلق ہے کہ میرا انالیسس ایکوریٹ ہے یا نہیں ہے. یہ جو ساری بات کہی جاتی ہے کہ سہیل آفریدی یہ بھی کر سکتے تھے، وہ بھی کر سکتے تھے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کر سکتے تھے عمران خان کے لیے، یہ نہیں کر سکتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی کا جو سارا پولیٹیکل اینڈ ایڈمنسٹریٹو ڈھانچہ ہے خیبر پختونخوا کے اندر، ایک ینگ چیف منسٹر آیا ہے، وہ سارا ڈھانچہ جو ہے وہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا پینیٹریٹڈ ہے. سہیل آفریدی جب لیفٹ پہ دیکھتے ہیں، رائٹ پہ دیکھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں، نہ صرف یہ کہ ان کے ڈپٹی کمشنرز، ان کے اسسٹنٹ کمشنرز، ان کے کمشنرز، ان کے بہت سے MNAs MPAs، ان کے ججز، ان کے بہت سے لیگل آفیسرز، ان کے آگے پیچھے تمام لوگ جو ہیں وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں یا ان کی سیٹ کی ہوئی ٹیون کے اوپر ڈانس کرتے ہیں. انڈر دا سرکمسٹانسز چیف منسٹر جو ہے اس کے پاس کوئی ریئل ایگزیکٹو اتھارٹی ہوتی نہیں ہے، وہ کہنے میں اس کے پاس اتھارٹی ہے. پاکستان کی پالیٹکس بہت آگے جا چکی ہے. انڈر دی سرکمسٹانسز جو سہیل آفریدی سے بہت سی لوگ توقعات رکھتے تھے یا رکھتے ہیں، یا ان کا خیال ہے کہ انہوں نے وہ کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، وہ ان کے لیے کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں تھا. تو یہ میرا یہ خیال ہے کہ سہیل آفریدی کو بہت زیادہ جو ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے وہ بیجا ہے، وہ مطلب وہ ہو رہی ہے بیکاز آف لیک آف انڈرسٹینڈنگ.
अब आए पेट्रोल की प्राइसेस के ऊपर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि शहबाज शरीफ साहब ने मुझे तो कम अज़ कम हैरान किया है, जब 74 रुपये की और 67 या 67-68 रुपीज़ की उन्होंने डीजल में कमी की है, पेट्रोल में 74 की कर दी है, और पेट्रोल की कीमत 299 रुपये पर लीटर पे आ गई है। अभी भी दुनिया में बहुत महंगा, क्योंकि ये लीटर है, ये गैलन नहीं है। ये 300 रुपये पर लीटर का मतलब है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1200 रुपये का पर गैलन है पाकिस्तान में। ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल है 1200 रुपये का गैलन है, और अमेरिका में मतलब अमेरिका के करीब करीब ये प्राइस बन जाती, और डीजल जो है वो 311 रुपये का हो गया। अब मेरा वैसे ख्याल नहीं था कि शहबाज शरीफ साहब इतनी बहादुरी करेंगे। मेरा ख्याल था कि शहबाज शरीफ जो हैं वो चालाकी करेंगे और 25-25, 30-30 रुपये कम कर देंगे, लेकिन 74 रुपये मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इस लिहाज से उन्होंने अच्छा काम किया है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये और बात है कि 28 फरवरी से पहले पेट्रोल की कीमतें 260 समथिंग थी और डीजल की कीमत 270 समथिंग थी, तो अभी भी उससे ये कीमतें, डीजल अभी 311 का है, अगर उस वक्त 278 का था, पेट्रोल अगर उस वक्त 266 का था, अभी 299 का है। तो ये कोई वजह नहीं है कि ये अपनी असल कीमतें जो जंग शुरू होने से पहले थी उस तक चली जाए, और हुकूमत ने इन प्राइसेस को मसलसल टैक्स के बहाने ज़्यादा अपने लिए, अपनी बजट के खसारे को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया है, और अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसमें एक एडिशनल रिस्क है। वो रिस्क ये है कि मैंने देखा है कि इस वक्त तकरीबन 80 मिलियन बैरल से 100 मिलियन बैरल का तेल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर फंसा हुआ था, जो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकल रहा है, और अगले चंद दिनों में जब ये निकलेगा, इसने अभी इंटरनेशनल ऑयल मार्केट्स जो हैं जहाँ बिकनी है उसको हिट नहीं किया। जब इसकी अवेलेबिलिटी होगी तो ऑयल की प्राइसेस 70 से भी कुछ दिनों के लिए नीचे चली जाएंगी। ये विंडफॉल टाइम होगा जिसमें शहबाज शरीफ की हुकूमत इसके ऊपर पैसा बनाएगी। पाकिस्तान के मीडिया की ये जिम्मेदारी है कि पब्लिक इंटरेस्ट में इस चीज़ को नोट करें, बिकॉज तेल की जो कीमत होती है वो सिर्फ तेल की कीमत नहीं होती है आपकी गाड़ी मोटरसाइकिल की, उसके साथ तमाम अशिया खुर्द नोश जो हैं, जिन्होंने ट्रांजिट करना होता है फॉर्म टू मार्केट, जितनी भी चीज़ें मूव कर रही होती हैं मुल्क में, उन सब की कीमत जो है वो उससे इफेक्ट होती है। इसलिए इसको नज़र रखना कि क्या करेंगे बड़ा सख्त ज़रूरी। अब चूँकि इस सब्जेक्ट पे बड़ी बात हो रही थी तो मैंने क्विकली कुछ थोड़ा फैक्ट्स निकालने की कोशिश की गूगल एआई से कि 2022 में क्या हुआ था। तो गूगल ने पहले मुझे ये बताया कि 2022 में इमरान खान ने जब कीमतें कम नहीं की और सब्सिडी की उन्होंने 2021-22 के ऑयल क्राइसिस में, तो उसके नतीजे में पाकिस्तान को बेतहाशा फॉरेन करेंसी का भी लॉस हो गया, उसकी इकॉनमी बैठ गई, और उसका जो फॉरेक्स रिजर्व्स थे वो $16 बिलियन से कम होकर $10 बिलियन चले गए। मुझे बड़ी हैरानगी हुई, मुझे शक हुआ कि ये गूगल एआई को ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है, बिकॉज गूगल एआई हो या चैट जीपीटी हो, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, LLM, और जो कुछ लिखा हुआ होता है, पब्लिश हुआ होता है, ज़ाहिर है वहीं जाके उसको सुनते हैं, पढ़ते हैं, क्रॉलर्स इनके जल्दी से वापस आ जाते हैं। जो चीज़ हमें पढ़ने में घंटे लगते हैं ये सेकंडों में कर लेते हैं। मैंने कहा गूगल एआई को, मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है पाकिस्तान के अखबार पढ़ के वापस आए हैं और इसे आपने सारा एनालिसिस कर दिया है, क्योंकि इमरान खान ने तो जो कीमतें बढ़ाई कब थी, वो तो हुकूमत ही उसकी ख़त्म हो गई थी 40-50 दिनों में। उसके बाद तो फिर गूगल एआई ने कहा कि सॉरी, असल में इमरान खान ने तो ये जो सब्सिडी दी थी वो 28 फरवरी को दी थी, और 40 दिन के बाद उसकी 9-10 अप्रैल को इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई। तो फिर मैंने कहा कि टोटल कितना ऑयल इसमें इंपोर्ट हुआ, पता चला कि सारे टाइम पीरियड में जो ऑयल इंपोर्ट हुआ वो तकरीबन जो भी सब्सिडी वगैरह पाकिस्तान को दी वो 30-35 बिलियन रुपए की बनती थी। इसका मतलब 200 से वो 220 मिलियन डॉलर की थी। तो बाकी सारा जो पहले उसने मुझे बताया था कि पाकिस्तान की इकॉनमी का हुआ वो कुंडा कब हुआ, जिसमें $5-6 बिलियन ब्लीड हो गए, 3 बिलियन इतने वॉटेवर। तो वो पता चला कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने भी उस सब्सिडी को जारी रखा, और 10 अप्रैल से लेकर 15 जून तक, और उसमें ज़्यादा नुकसान इसलिए हुआ कि इस टाइम पीरियड में 10 अप्रैल 2022 से 15 जून के दरमियान में तेल की कीमतों में पहले के मुकाबले में और ज़्यादा इजाफा हुआ, और पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो ब्लीड करते रहे। क्वेश्चन है क्यों किया शहबाज शरीफ साहब ने? इसलिए कि उनको भी लगता था कि पाकिस्तान में अगर प्राइसेस हम यानी बढ़ा देंगे तो उस वक्त चूँकि उनको लग रहा था कि शायद हमें इलेक्शन करवाएं, या PTI सड़कों के ऊपर थी, तो इसलिए तेल की कीमतों को बढ़ने से उन्होंने रोका। तो इमरान खान को भी यही ख्याल था, बेचारे को, इमरान खान को ये ख्याल था कि मैं शायद मुझे इलेक्शन करवाने पड़ जाएंगे, मुझे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इलेक्शन और उसकी सियासत के चक्कर में उन्होंने वो सब्सिडी जो है उस स्टेज पर दी हुई थी। फिर मैंने एक और इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ चेक की। मैंने ये चेक की कि हिंदुस्तान की हुकूमत ने कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया 28 फरवरी 2026 के बाद, जो पिछले 3-4 महीनों में, तो उनको कितनी डस पड़ी है। मुझे पता चला कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने कम अज़ कम भी $12 बिलियन की डस उन्होंने कबूल की, और उन्होंने आवाम के लिए कीमतों को नहीं बढ़ने दिया। इसे कहते हैं गवर्नमेंट, कोई इलेक्शन भी नहीं था आगे, इसे कहते हैं गवर्नमेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल इन अ डेमोक्रेसी टू द पीपल ऑफ द कंट्री।
बहरहाल एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखें, जो हुई तो 3-4 दिन पहले है, बिकॉज़ शहबाज़ गिल साहब ने कहीं इसका वीडियो में आपने ज़िक्र किया था। बहरिया टाउन की पिंडी में उसका जो फ़ेज़ 8 वाला है, पकड़ के ज़बरदस्ती इन्होंने ऑक्शंस कर दी हैं। खुद से ही ऑक्शन कर रहे हैं सरकार के लोग, खुद से ही खरीद रहे हैं बंदे फ्रंट पे खड़े करके। और अच्छा, मैंने इसको चेक किया कि कहीं पाकिस्तान के अखबारों में इसका आया हो, शहबाज़ गिल ने, मुझे पता नहीं चला। ना डॉन में कहीं पब्लिश हुआ है, ना ट्रिब्यून में पब्लिश हुआ है। अगर आप बहरिया टाउन करके भी रिसर्च करें गूगल से, तो कोई आपको स्टोरी नहीं मिलती है कि कोई ऑक्शन अभी हुई है, पहले की ऑक्शन आती। फिर मैंने सोशल मीडिया पे देखा, इसकी डिस्कशन हो रही थी, तो मुझे पता चला कि वाक़ई ये चीज़ जो है हुई है। ये क्यों हो रहा है? ये अंडरस्टैंडेबल है कि मलिक रियाज साहब के ऊपर ये बहरिया टाउन पे गुस्सा इस चीज़ का है कि अल कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में